उत्पादन के और वितरण के उन पर नियंत्रण है, जो नियंत्रण है वह सरकार का होना चाहिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम शॉर्ट रूप में समझते हैं कि समाजवाद का जन्मदाता रूस को माना जाता है। वैसे तो यह समाजवाद जो टॉपिक है समाजशास्त्र का विषय है, जो कि मार्क्सवादी अवधारणा और रूसो के विचारों से प्रेरित है। लेकिन इसे हम एक शॉर्ट रूप में यहाँ समझेंगे कि समाजवाद है क्या। तो सर्वप्रथम समाजवाद का जन्मदाता रूस को माना जाता है। तो समाजवाद वर्तमान समय में दो तरीके से हम लोगों को देखने को मिलते हैं। पहला जो समाजवाद है, जो समाजवाद का मूल रूप है, जिसे हम मार्क्सवादी समाजवाद कहते हैं, क्योंकि मार्क्स की एक थ्योरी है हैव्स और हैव्स नॉट की, जिसमें मार्क्स कहता है कि जो संसाधनों के साधन हैं उन पर एक विशेष वर्ग ने आधिपत्य स्थापित कर रखा है। उस वर्ग का नाम पूंजीपति वर्ग है और यह संघर्ष, खूनी संघर्ष के द्वारा जो सर्वहारा वर्ग है, सर्वहारा का मतलब जो सब कुछ हार चुका है, वह वर्ग यानी कि जो मजदूर लोग हैं, सर्वहारा लोग हैं, वह पूंजीपतियों के विरुद्ध एक क्रांति कर दें, वो भी शस्त्र क्रांति, यानी कि शस्त्रों के, हथियारों के माध्यम से एक क्रांति कर दें और संसाधनों के साधनों पर नियंत्रण कर लें, जिससे कि जो समाज के कुछ एलिट समूह हैं, जो कुछ समूह वर्ग है जैसे पूंजीपति लोग हुए, उनसे उनके पास जो सारी संसाधनों का केंद्रण है वह उनसे हटकर सर्व समाज के हितों के लिए बराबर बराबर हो सके, यह मार्क्स कहता है। तो समाजवाद का मूल रूप मार्क्सवादी समाजवाद है, जिसमें मार्क्स कहता है कि लोक स्वामित्व और उत्पादन और वितरण के जो साधन हैं, इसमें मार्क्स ये कहता है कि जब क्रांति हो जाती है और जो सर्वहारा वर्ग है वह संसाधनों को पूंजीपतियों से छीनकर सब लोगों में आपसी में वितरण करता है, तो उसके बाद क्या है कि एक सरकार चुनी जाएगी और लोक स्वामित्व के यानी पब्लिक के उत्पादन और वितरण के जितने भी साधन उपलब्ध हों उन सबका रेगुलेशन यानी कि कंट्रोल एक चुनी हुई सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो मार्क्सवाद समाजवादी जो है, मार्क्सवाद का जो समाजवाद है, उसका मूल रूप है कि लोक स्वामित्व के जितने भी साधन हैं, उत्पादन और वितरण से लेकर उनका कंट्रोल गवर्नमेंट यानी कि सरकार के द्वारा किया जाए। इसका एक उदाहरण यूएसएसआर है। दूसरा, जहां भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो समाजवाद है वो इस रूप में अपनाया गया है कि लोक स्वामित्व, उत्पादन और वितरण यानी कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल्ड बाय मार्केट, यानी कि उत्पादन और वितरण के जो साधन हैं उसका नियंत्रण, रेगुलेशन और कंट्रोल, उसका कंट्रोल जो है मार्केट के हाथों में सौंपा जाए और गवर्नमेंट, सिर्फ जो गवर्नमेंट है वह टैक्स लेने का कार्य करे। यानी सीधा सीधा मतलब है लोकतांत्रिक समाजवाद का कि उत्पादन और वितरण के जो साधन हैं उसे रेगुलेट, वह मार्केट के हवाले छोड़ दो, यानी कि बाजार के हवाले छोड़ दो। और जो सरकार है उस देश में, जिस देश में भी लोकतांत्रिक समाजवाद है, सरकार वहां पर क्या कार्य करेगी? सिर्फ टैक्स का काम करेगी, टैक्स ग्रहण करेगी, टैक्स उगाएगी।
तो हमारे भारतीय संदर्भ में जो समाजवाद की चर्चा आती है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि मार्क्सवादी समाजवाद है। इतना क्लियर कि हमारे देश यानी कि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है, यानी कि उत्पादन और वितरण का जो रेगुलेशन है, वो नियंत्रण है, वो सरकार देखती है। वो जो उत्पादन और वितरण का जो कंट्रोल है वो मार्केट देखती है, और गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स का कार्य करती है। इतना क्लियर हुआ? जो हमारी भारतीय संविधान की मेन प्रस्तावना थी उसमें यह समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द है उस समय यह उपलब्ध नहीं था। जब हमारे नेहरू जी ने जो हमारे भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव था, वह जब उद्देश्य प्रस्ताव को जब प्रियम्बल के रूप में अपनाया गया तो यह जो दो शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे, एक तीसरा शब्द भी है अखंडता, वह भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर हाल ही में वाद सिर्फ दो शब्दों का है, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, तो हम सिर्फ इन दो शब्दों को ही समझेंगे, और अखंडता नाम का जो शब्द है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाली क्लास में समझेंगे। इसमें सिर्फ इतना ही समझेंगे। तो जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द है यह भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन जो कि 3/1/1970 में यह दो शब्द स्थापित किए गए, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। तो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष हमारे भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देश्य काम है, यानी कि यहाँ पर भारतीय प्रस्तावना में समाहित किए गए, यानी कि जोड़े गए। अब एक नजर दृष्टि डालते हैं कि जब 1991 में संपूर्ण विश्व में ग्लोबलाइजेशन का दौर था, यानी कि एलपीजी की शुरुआत हुई थी, उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, उस समय जो हमारे देश में तत्काल सरकार थी उन्होंने सन 1991 में भारत में क्या किया, एलपीजी को अपनाया, यानी कि उदारीकरण की नीति अपनाई। इस नीति के बाद ही जो सार्वजनिक क्षेत्र के सेक्टर थे उन्हें निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों के लिए, निजी क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्रों में अनुमति दी गई कि वह कार्य कर सकते हैं। यानी कि एक मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि 1991 के बाद जैसे ही भारत ने उदारीकरण को अपनाया, उसके बाद ही हमारे देश में निजीकरण को अनुमति प्रदान की गई। अब यहाँ एक चीज देखने को हमें मिलती है कि यह जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, यह जिस सरकार ने यह शब्द जोड़े थे समाजवादी, उसी सरकार ने 1991 में जब उदारीकरण को अपनाया तो उसके बाद महज सिर्फ और सिर्फ 15 वर्षों के भीतर ही निजीकरण को बढ़ावा दे दिया गया। तो यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि जिसने ही रूल और रेगुलेशन बनाया उसने ही ब्रेक किया। अब ये रूल और रेगुलेशन ब्रेक किया तो यह फायदे का ही सौदा है, वो फायदे का कैसे सौदा है आगे हम समझेंगे। अब समाजवाद की जो अवधारणा है, जो शब्द है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो उल्लेखित है, इनका रूप हमें भारतीय संविधान के भाग 4 में एक चैप्टर है जिसका नाम है डीपीएसपी, यानी कि हिंदी में बोलेंगे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
और इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट किसी पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी। तो जो हम डीपीएसपी पर नजर डालते हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर नजर डालते हैं, तो इसमें कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जैसे कि आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 और आर्टिकल 39(1) यानी कि 39A, जिसमें साफ तौर पर यह परिलक्षित होता है कि जो प्रस्तावना में समाजवाद का कॉन्सेप्ट है वह कहीं ना कहीं भारतीय संविधान से जुड़ा है। अच्छा, प्रस्तावना का मतलब क्या है? प्रस्तावना का मतलब ये है कि एक गाइडेड लाइन समझ लो कि हमारा जो संविधान है उसका एक तरीके से कुंजी समझ लो, या गाइडेड लाइन समझ लो, या मार्गदर्शक समझ लो कि संविधान जो बनाया गया है उस संविधान में जो रूल रेगुलेशन, जो अनुच्छेद जो समाहित किए गए हैं उनका दर्शन क्या है, किस प्रकार समाहित किए जाएंगे, क्या क्या किया जाएगा, ये एक छोटा सा चार्टर के रूप में यानी कि मार्गदर्शक कुंजी के रूप में प्रस्तावना में मिलता है। जो भी संविधान के अंतर्गत होगा, अंतर्विष्ट यानी कि जो भी संविधान में समाहित होगा वह उद्देश्य का में परिलक्षित होगा। क्लियर? तो आर्टिकल जो 38 है उसमें कहा गया है कि राज्य ऐसे नियम और कानून बनाएगा, यानी कि उसमें राज्य को डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है? निर्देश देना, डायरेक्शन देना। उसमें राज्य को डायरेक्शन दिया गया है कि राज्य ऐसे नियम और कानून बनाएगा जो कि कल्याणकारी होगा, यानी कि जो जनता के हित में होगा, व्यक्ति के हित में होगा और नागरिकों के हित में होगा। इससे क्या होगा कि राज्य की कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होगी। यानी कि एक सिंपल तौर पर देखा जाए तो आर्टिकल 38 साफ साफ कहता है कि राज्य कल्याणकारी होगा, और जहां राज्य की बात आती है तो राज्य का संदर्भ सिर्फ सरकार से ही नहीं है, राज्य के अंतर्गत एक बहुत बड़ा राज्य का ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें कि भारत सरकार, उसके सभी भवन, उसके सभी अधिकारी, राज्य के सभी विधानसभाएं, विधान परिषदें, सारी लोकल बॉडीज, जितने भी जो भारत देश के अंदर अथॉरिटी है उनका एक कॉन्सेप्ट राज्य से जुड़ा हुआ है। राज्य का एक बहुत व्यापक कॉन्सेप्ट है कि राज्य क्या है। तो यानी कि कोई भी रूल या रेगुलेशन बनाया जाएगा तो इसको ध्यान में रखकर बनाया जाएगा कि उसकी अवधारणा कल्याणकारी राज्य की होना चाहिए। आर्टिकल 39 डीपीएसपी का कहता है कि राज्य को नीति के संचालन के बारे में निर्देशित किया गया है। यानी इसमें कहा गया है कि राज्य अगर किसी नीति को बनाएगा तो वह किस प्रकार से संचालित करेगा। यानी कि जैसे कोई नीति बनाई तो वह स्त्री और पुरुषों के लिए समान नीति होना चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। इस प्रकार से इसमें राज्य को नीति के संचालन के बारे में डायरेक्शन दिया गया है। आर्टिकल 39 ये कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगर समान न्याय का मतलब यह है कि चाहे वो एक साधारण व्यक्ति हो, चाहे वो किसी पद या पोस्ट से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो सरकारी पद हो, चाहे वो कोई संवैधानिक पद हो, न्याय सबके लिए समान है। और अगर जो व्यक्ति कानून को, जैसे किसी व्यक्ति पर कोई केस हो गया और असमर्थ है
नहीं लड़ सकता, कैसे अपना वकील नहीं कर सकता, तो वह एक निःशुल्क विधिक सहायता यानी कि उसे सरकार की तरफ से निःशुल्क वकील प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि निःशुल्क सरकारी सहायता दी जाएगी। इतना क्लियर। तो कहीं ना कहीं समाजवादी जो शब्द हैं वह हमें आर्टिकल 38, 39, 39A में देखने को मिलते हैं। इतना क्लियर। अब आते हैं पंथ निरपेक्ष पर। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। और इस पंथ निरपेक्ष की जो अवधारणा है, यह अवधारणा फ्रांस से ली गई है। जब फ्रांस में लुई 16वें का शासन था, तो वहां पर क्या था कि एक फ्रांसीसी जो पोप था वह सबको मूर्ख बनाता था, कहता था कि सब लोग क्या है कि अपने जो आर्थिक उत्पादन है यानी कि धन है, सब लोग धन का त्याग कर दो और धन का केंद्र मुझे दान कर दो, यानी कि वो एक तरीके से मूर्ख बनाता था जनता को। तो जब फ्रांस जब आजाद हुआ, वहां पर फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो उसके बाद ये कंसेप्ट ने जन्म लिया कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर राज्य का कोई धर्म होगा तो राज्य में जो अन्य धर्म के लोग रहते हैं उन्हें रहने में, अपने धर्म को मानने में थोड़ी सी क्या दिक्कत होगी, बहुत सारी भी दिक्कत होगी। यानी कि जैसे कि इस्लामिक कंट्री जैसे सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, यहाँ का राज्य क्या है, इनका यहाँ का धर्म ही यानी राष्ट्र धर्म क्या है, यहाँ का इस्लाम है। और जब भारत के परिप्रेक्ष्य में बात आते हैं, इतना तो क्लियर हो गया कि पंथ निरपेक्ष का जन्मदाता फ्रांस है। ठीक है, शॉर्ट में समझो, यही भी समाजशास्त्र का विषय है और इतिहास के दोनों विषय हैं, समाजशास्त्र और इतिहास से दोनों जुड़े हैं। क्योंकि इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रांस की क्रांति हमें पढ़ने को मिलती है और रूस की क्रांति भी वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ने को मिलती है। इस प्रकार से एक हिस्ट्री का ही चैप्टर है, सोशियोलॉजी का भी चैप्टर है। और वर्तमान में जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक यानी कि सारे देश अपने संविधान से जो चल रहे, संविधान में का भी विषय है। हमारे देश में तो संविधान का विषय भी है और शास्त्र में साथ ही साथ में एक मानवता का सबसे बड़ा विषय है, तो इसे पढ़ना और भी जरूरी हो जाता है। तो सीधा सा अर्थ पंथ निरपेक्ष का हम ये समझेंगे कि हमारे देश में यानी कि जो भारत हमारा देश है, उसमें हमारे भारत देश का कोई धर्म नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर भारत का कोई धर्म नहीं है तो भारत किसी धर्म को मानता भी नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, यानी भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन सभी धर्मों का हमारा जो भारत राज्य है एक समान दृष्टि से देखेगा और किसी भी धर्म का विरोध नहीं करेगा। इसका मतलब ये है। और ये धर्मनिरपेक्ष का जो कॉन्सेप्ट है, यह हमें हमारे भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार नामक चैप्टर में साफ साफ तौर पर दिखाई देता है, जिससे आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 29, ये इतने अनुच्छेद हैं जिनमें साफ साफ धर्मनिरपेक्ष की भावना हमें दिखाई देती है। तो आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता, यानी सभी लोगों को विधि के समक्ष समान अधिकार दिए जाएंगे। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। मतलब राज्य इन आधारों पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं कर सकता कि किसी का क्या धर्म है, किसी का मूल वंश क्या है, जाति के आधार क्या है, लिंग क्या है, स्त्री है, पुरुष है, ट्रांसजेंडर है क्या है, या जन्म स्थान क्या है, इसके आधार पर भारत सरकार कोई भी भेद नहीं कर सकती। आर्टिकल 16 ये कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की जाएगी, यानी कि जो भी वैकेंसी निकलेंगी उसमें सबको
एक समान रूप से अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात तो तय है कि योग्यता के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। क्योंकि पता चले 5 साल के बच्चे को थोड़ी कोई नौकरी दे दे या 10 साल की हो, यानी कोई इंटर किया हो, वो कहेगा वो कि हमें तो आईएएस बनना है, फॉर्म भरेंगे तो ग्रेजुएशन करना पड़ेगा ना भाई। इतना क्लियर। आर्टिकल 25 कहता है धर्म के अंतःकरण अबाध रूप से मानने की क्षमता है। कोई व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है आंतरिक रूप से किसी प्रकार से। धार्मिक कार्यों के मैनेजमेंट की क्षमता है, आर्टिकल 26 कहता है। आर्टिकल 27 कहता है कि टैक्सों के बारे में सुनता है, यानी कि अपना किसी विशेष धर्म को टैक्सों के संदाय के बारे में सुनता है। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि सरकार ऐसे नियम और कानून बना सकती है कैसे अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण हो सके। तो पंथ निरपेक्ष का यहाँ पर परिलक्षित होता है कि विधि के समक्ष समता है। क्लियर। धर्म मूलवंश जाति में भी हमें धर्मनिरपेक्ष साबित होता है हमारा देश। अब चलिए जानते हैं कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष ये जो 42वें संविधान संशोधन से जुड़े हुए हैं, यानी कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित किए गए थे, और जो हाल ही में विवाद चला है कि जो प्रियम्बल की कॉपी हमारे सांसदों को दी गई है, तो क्या इनमें संशोधन हो सकता है, यानी कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के द्वारा इसे हटाया जा सकता है फिर से कि नहीं। तो साफ साफ तौर पर यह है कि इसे बिल्कुल भी नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि एक बहुत ही प्रसिद्ध मामला है जिसका नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, जो 24 अप्रैल 1973 को दिया गया था। इसमें साफ साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, जो कि हमारे 13 जो कि हमारे 13 न्यायाधीशों की जो बेंच थी, उसमें निर्णय दिया गया था कि कोई भी संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता है जिससे कि हमारे भारतीय संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन हो सके। और वहां पर मूल ढांचे की एक सूची भी जारी की गई थी, जिसमें साफ साफ तौर पर लिखा था कि हमारे ऐसा कोई विधेयक पेश नहीं किया जाएगा जिससे कि संविधान की सर्वोच्चता को चुनौती मिले। ऐसा कोई विधेयक पेश नहीं किया जाएगा या पारित नहीं किया जाएगा कानून का इससे शासन का उल्लंघन हो। ऐसा कोई विधेयक पेश नहीं किया जाएगा जिससे कि, यानी कि जिससे कि धर्मनिरपेक्ष ताकि जो हमारी भावना है भारतीय संविधान की वो आहत हो, यानी कि वो खत्म हो सके। देखो आ गया धर्मनिरपेक्ष का कॉन्सेप्ट। ऐसा कोई विधेयक पेश नहीं किया जाएगा जिससे कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा हो, यानी कि 38 आर्टिकल को जो चुनौती दे सके या इसे खत्म करने की बात कर सके। ऐसा कोई बिल पेश नहीं किया जाएगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा को खत्म करता हो। ऐसा कोई आर्टिकल पेश नहीं किया जाएगा जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित करता हो। ऐसा कोई विधेयक पेश नहीं किया जाएगा शक्तियों के पृथक्करण की जो भावना है उसे आहत करता हो या उसे खत्म करता हो या उसे संकीर्ण करता हो। संसदीय प्रणाली की जो भावना है, ऐसा कोई विधेयक पेश नहीं किया जाएगा जो हमारे संसदीय प्रणाली की भावना है और जो रूल है उसे खत्म करता हो या संकीर्ण करता हो या उसे सूक्ष्म या लघु रूप में परिवर्तित करता हो। ऐसा कोई विधेयक पेश नहीं किया जाएगा जो संप्रभुत्व, लोकतंत्र, गणराज्य और संघवाद की जो अवधारणा है उसे संकीर्ण करता हो या उसे खत्म करता हो या उस पर कुठाराघात करता हो। ठीक है। और एक मामला इससे और जुड़ा है जो सामंथा बनाम आंध्र प्रदेश स्टेट का जो 1997 का मामला है। इसमें क्या है, इस मामले में जो आदिवासियों की जमीन थी, इसमें निर्णय दिया गया था कि जो जमीन है वह समाजवाद के रूप में अगर सरकार कोई भी कार्य करना चाहे तो वह समाजवाद की दृष्टि को देखते हुए ऐसा कार्य कर सकता है। यह मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। सामंथा बनाम आंध्र प्रदेश स्टेट बनाम
तो पढ़ाएंगे इसे। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि जो हाल ही में जो मामला उठाया गया है, क्या समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को सरकार खत्म करना चाहती है, तो सरकार ऐसा नहीं करना चाहती है, ना ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि यह मामला साफ साफ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने और सामंता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी निर्णय दे दिया है। और खासतौर से केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में जो निर्णय दिया है कि संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ऐसा कोई विधेयक या बिल, ऐसा कोई कानून नहीं पास होगा, ना ही लाया जाएगा। हमने ये भी जाना कि बेसिक ढांचे का सिद्धांत क्या है, जैसे कानून की सर्वोच्चता, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, स्वतंत्र न्यायपाल का, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, ठीक है, कानून का शासन, संविधान की सर्वोच्चता, ये कुछ बेसिक सिद्धांत हैं जो लोकतांत्रिक आदर्शों को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। हमने ये भी समझा कि समाजवाद, हमारे देश में जो समाजवाद है वह मार्क्सवादी समाजवाद नहीं है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब होता है कि गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स का काम करेगी, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन और जो प्रोडक्शन का काम है वह मार्केट के हवाले होगा, ठीक है। हमने ये भी समझा कि पंथ निरपेक्ष का मतलब है हमारे देश में कि भारत सरकार का या भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करेगी, एक दृष्टि से देखेगी। तो चलिए, आज हमने जो करंट में कंटेंट उठा था कि भारतीय संसद, जो नई संसद है उसमें जो सांसदों को प्रियम्बल की प्रस्तावना की कॉपी दी गई है, तो क्या ये शब्द दोनों हटाना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ साथ आप मेरे YouTube चैनल पर जुड़े रहिए और बने रहिए। मैं इसी प्रकार से आपको एक करंट कंटेंट के बारे में ऑल ओवरव्यू देता रहूँगा। आज के लिए यहीं पर नमस्कार दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।